आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूं और ये क्लास साथियों 3 विषयों पर आधारित होगी। यूपी जीके पर, जीके जीएस पर और उसके अलावा हिंदी पर। यानी कि साथियों इन 3 विषयों के हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं और इन 100 क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद एग्जाम हॉल में आप देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे ध्यान लगाकर साथियों इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। मेरा मानना है कि अगर इन टॉप लेवल के क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत फायदा आपको होगा एग्जाम वाले दिन। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ आपके सामने से प्रश्न गुजरेंगे क्योंकि समय अब बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो भी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाई वाला आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा, परीक्षा वाला आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगर संयुक्त प्रांत ऑप्शन में आ जाता है तो संयुक्त प्रांत भी लगा देना। उसके बाद देखिए भारतीय कला भवन साथियों कहां पर बनाया गया है? तो कहां पर है? ये मोक्ष नगरी में है। वाराणसी को ही कहा जाता है मोक्ष नगरी। और भारतीय कला भवन कहां पर बताया मैंने? वाराणसी में बताया। उसके बाद देखिए फिरोजाबाद की जब हम बात करते हैं तो ये किस उत्पादन के लिए मशहूर है? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, चूड़ियां यहां पर बहुत बनती हैं और चूड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें ताला नगरी को किसे कहा जाता है? तो अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है क्योंकि तालों के लिए जो अगर बात करें जो फेमस है ना वो अलीगढ़ ही फेमस है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन साथियों कब हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये मेरा मानना है कि आएगा ही आएगा। यानी कि 1937 में साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ था। आप सभी की अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, यूपी जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले शुरू के 25 क्वेश्चंस में आपको कराने जा रहा हूं यूपी जीके के, फिर हम लोग देखेंगे हिंदी के पूरे 37 प्रश्न, ठीक है, और उसके बाद जीके जीएस के पूरे पूरे 38 प्रश्न देखेंगे। तो कुल मिला के वही लगभग 95 से या 100 के आसपास आपके सामने यहाँ पर प्रश्न होंगे। चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की जब बात करते हैं साथियों तो हॉकी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपने देखा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल तो हॉकी हो गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नगर गोमती के किनारे पर स्थित है? तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र साथियों ये कहां पर पढ़ा गया था? आपसे पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया था? तो 1858 में पढ़ा गया था। कहां पर पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में पढ़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फुलहर झील ये भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है साथियों? उत्तर प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये साथियों आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किस जिले का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो लखीमपुर खीरी का है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो ये एग्जाम में साथियों ट्रेंड करेगा साथियों प्रश्न। नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम साथियों पक्षी विहार है जिसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा? यानी कि अगर बात करें साथियों सहारनपुर की तो यहां पर संतरे की पैदावार बहुत की जाती है, बहुत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों टॉप लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि अगर बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो चौथा स्थान है। यानी कि पहला स्थान जिसका है वो आपको ध्यान रखना है और उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपको ध्यान रखना है। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत आसानी से आप क्रैक करें तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और एग्जाम तक साथियों आपको जो भी कंटेंट दिया जाए इस चैनल के माध्यम से तुरंत उसको अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लेना, क्योंकि परीक्षा में आपको वही प्रश्न साथियों देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछला बहुत अनुभव हो चुका है। 2018 की भर्तियों को सभी पेपर उसके एनालिसिस किए हैं, बहुत सारे उसके क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। फिर 2020 में जो एक पेपर हुआ था 5500 वैकेंसी का हुआ था जेल वार्डर का, उसका भी बहुत अनुभव है। 2000 से अगर बात करें 2021 की यूपीएसआई भर्ती का, उसका भी बहुत अनुभव है। तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कैसा पेपर बनाया जाता है इसका अनुभव काफी हो चुका है। तो ये अनुभव मैं आप सभी को साथियों समर्पित करना चाहता हूं। यानी कि अगर साथियों जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाए अगर आपने पढ़ लिया तो परीक्षा को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। चलिए
उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? दिल्ली को छोड़कर यहाँ पर बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है 8 सीमाएं स्पर्श करती हैं साथियों, 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगर दिल्ली को भी जोड़ लेंगे तो साथियों 9 हो जाएंगी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से कहां होती है? क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो अगर पूछा जाए यूपी के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो साथियों गोरखपुर में। लेकिन पूछा जाए सबसे कम कहां पर वर्षा होती है, तो मथुरा में। तो ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध यानी कि जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए? तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों यूपी का कोई एग्जाम हो और उसमें 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सिलेक्टेड हैं 2011 की जनगणना से संबंधित। तो साथियों अगर बात करें पहला प्रश्न की, अगर बात करें जनगणना से संबंधित जो आपके सामने आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या साथियों कहां थी? आपको ध्यान रखना है प्रयागराज में थी। और सबसे कम कहां पर थी? महोबा में थी। 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि साथियों राज्य के जो भी राज्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका डी के साथ। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी साथियों कहां पर पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र और वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे पूछे कि यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो सोनभद्र आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उत्तर प्रदेश में जो भारत कला भवन है ना, ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों वाराणसी में स्थित है। अगर बात करें साथियों वाराणसी को क्या कहा जाता है? तो मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत कला भवन कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें साथियों आंवले का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो प्रतापगढ़ में किया जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और ये प्रश्न साथियों बहुत पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो क्या बताओगे? 18। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो भी आपको क्या बताना है? 18। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने सममंडल हैं? तब भी आपको क्या बताना है? 18। यानी कि एक प्रश्न के माध्यम से 3 तरह के प्रश्न को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। रामगंगा नदी की अगर बात करें तो रामगंगा नदी पर एक बांध है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो उस बांध का नाम क्या है? कालागढ़ बांध उस बांध का नाम है, आपको ध्यान रखना है। आंसर यहां पर जिनका डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें कि गंगा नदी, जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल है। और यूपी कांस्टेबल का आपका एग्जाम है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है साथियों? गंगा नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, यानी कि डबल 25 कह सकते हैं, ये इसकी लंबाई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1000 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो कौन सी जनजाति है साथियों? वो थारू जनजाति है, आपको ध्यान रखना है। ये साथियों दीपावली को एक शोक के रूप में मनाती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो थारू जनजाति के बारे में आपने देखा था कि ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आपसे अब पूछा जा रहा है कि साथियों ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है, किस जिले में पाई जाती है? तो गोरखपुर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे। लगभग 28 प्रश्न हम लोगों ने देखे जीके के, यूपी जीके के। अब ठीक ठीक पूरे के पूरे 37 प्रश्न देखेंगे सामान्य हिंदी के। और इसमें आपको देखना है कि आपका स्कोर आखिर कितना है, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी तैयारी आपकी बाकी है। पूरी हिंदी के लगभग 37 टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूरे निकाले हैं। चलिए तो अगर बात करें नीचे एक शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, तो 36 कैसे लिखा जाता है? अगर बात करें साथियों ये 36 है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है कैसे लिखा जाता है। तो 36 कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, 49 आपसे पूछ सकता है, 54 आपसे पूछ सकता है, तो इसकी भी तैयारी आपको करके जाना है। 36 कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बता दिया, डी जैसे लिखा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की अगर बात करें, देखिए एक होता है तत्सम शब्द और एक होता है तद्भव शब्द। ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखने, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जो रोजमर्रा की हम लोग
पूरे दिन में इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तत्सम शब्द ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, देखिए हम लोग की अगर बात करें, और तत्सम शब्दों का उच्चारण भी थोड़ा सा कठिन होता है, उनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है, ठीक है, लेकिन तद्भव शब्द हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से कौन सा आपको तत्सम शब्द लग रहा है? तो तीर्थ जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द लग रहा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। राजपुत्र में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो संबंध तत्पुरुष समास है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बिजली की अगर बात करें तो बिजली के तो साथियों बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। बिजली को हम लोग चंचला कहते हैं, बिजली को दामिनी कहते हैं, बिजली को तड़ित कहते हैं, लेकिन बिजली को वितुंडा नहीं कहते हैं। इसलिए बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? वितुंडा नहीं होगा, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है साथियों? विशिष्ट होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट, और जिनका आंसर ए था तो उनका गलत था। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा बताइए ये संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है ना। अगर बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है ये आपको देखना है। जैसे कि अगर बात करें, एक शब्द मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आदमी की। अगर आदमी की जब हम बात करते हैं तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। औरत शब्द ले लेते हैं तो ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम आदमियों में से किसी आदमी का नाम ले लेते हैं जैसे कि राकेश, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आदमी आ जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आदमियों में किसी भी का भी नाम आ जाए, राकेश, रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है, फहीम, वसीम, कुछ भी नाम आ जाए, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसी औरत शब्द ये आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन औरतों में अगर किसी का नाम आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि कविता है, सुनीता है, प्रीति है, पारुल है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उस तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों, देखिए आम भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो आम क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं और गाय की भी बहुत अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन यमुना अपने आप में एक नदी है, सिंगल है, यूनिक नाम है ये इसका, ठीक है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से क्या होगा? यमुना नाम होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें 4 साथियों आपके सामने यहाँ पर एक वाक्य है, 4, इसमें से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ये आंखों से देखी घटना है, तो ये तो साथियों मुझे गलत लग रहा है। यह आंखों देखी घटना है, ये सही लग रहा है। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी गलत है। और यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, ये भी गलत है। यानी कि आंसर की अगर बात करें, शुद्ध वाक्य की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब अशुद्ध वाक्य का आपको इसमें से चयन करना है, बताइए। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? तो इसमें तो कोई त्रुटि नहीं लग रही है, वर्तनी से संबंधित बिल्कुल सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, यहां पर यह नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम अपने घर चले जाओ, ये होना चाहिए। इसलिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य अशुद्ध है, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। इसका मतलब क्या हो सकता है? शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, या विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। अगर बात करें साथियों, यहाँ पर एक पीएचडी वाला बंदा ग्रुप डी की जॉब कर रहा है, यानी कि रेल की पटरियों को सही कर रहा है, तो साथियों कहा जा सकता है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। अब उसके बाद देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना, आपने भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, ये एक मुहावरा। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों? अवसर का लाभ उठाना। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम की अगर बात करें, देखिए दृग है, तत्सम है, नेत्र भी तत्सम है, और नयन भी तत्सम है। लेकिन आंख की अगर बात करते हैं तो ये एक तद्भव शब्द है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की जब मैं बात करूंगा साथियों, तो 11 फरवरी या 18 फरवरी, 2 डेट्स अभी यहाँ पर आपके सामने होंगी, ठीक है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर उसके बाद आचार संहिता के बाद आपकी परीक्षा होगी। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि 18 फरवरी को आपकी परीक्षा हो जाए। तो इस बात को सोचकर ही साथियों पढ़ाई कीजिए, और ये सोचकर ही मैं आप सभी के सामने, आप सभी के लिए क्लासेस बनाता हूं कि अगर 18 फरवरी को भी आपकी परीक्षा है और इस चैनल से आप पढ़ रहे हो और सब कुछ आप तैयार कर रहे हो, तो परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। भारत में हिंदी की किस लिपि को संविधान में मान्यता दी गई है? तो अगर बात करें, देवनागरी को मान्यता दी गई, यानी कि जो हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त व्यंजन की संख्या साथियों 4 है, और इसमें से वो कौन सा व्यंजन है जो कि संयुक्त व्यंजन है, जो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका बी के साथ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, यानी कि धोबिन कैसे लिखा जाता है। तो धोबिन तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में जैसा लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी
वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्सना की जब हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो आधा ता आएगा, आधा सा आएगा और ना आएगा। यानी कि ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको या नजर नहीं आ रहा है? तो कुल मिला के साथियों ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा जैसा मैंने लिखा है। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? चूरन तो एक तद्भव शब्द है, इसके तत्सम शब्द की अगर बात करें तो चूर्ण होगा, ये आपको ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि तद्भव शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आप ये बताइए कि चूर्ण हम लोग बोलते हैं या चूरन हम लोग बोलते हैं? तो चूरन का इस्तेमाल करते हैं ना, चूर्ण शब्द बोलते हैं। तो चूरन एक तद्भव शब्द है और चूर्ण एक तत्सम शब्द है, तो इसलिए आंसर जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। और उच्चारण भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि तत्सम साथियों अगर बात करें कौन सा शब्द नहीं है, तो इंदु एक तत्सम है, दिनेश एक तत्सम शब्द है, मनोज एक तत्सम शब्द है, लेकिन रात मैंने आपको फिर बताया था। यानी कि देखिए तत्सम शब्द नहीं, यानी कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो हम लोग रात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रोज हो सकता है शायद ये शब्द बोलते हो। कुल मिला के मनोज और दिनेश दिनेश जो है ना, ये भी साथियों तत्सम शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। यानी कि घर का पर्यायवाची तो भवन भी साथियों घर को कहते हैं, सदन भी घर को कहते हैं और निकेतन भी घर को कहते हैं, लेकिन भुवन साथियों घर को नहीं कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है? तो उसको हम लोग साथियों क्या कह सकते हैं? अपत उसको कह सकते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो। आंसर आपका डी के साथ। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं साथियों? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? बात आपको ध्यान रखना है, तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तितीर्षा कहते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साधु शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, तो साधु का अगर स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? साध्वी होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों 50वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए साथियों देखिए, अगर बात करें जीके जीएस में 38 क्वेश्चन आएंगे और उस 38 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न आएंगे, यूपी जीके के भी प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर के भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो एक आपका बहुत बड़ा सवाल है कि करंट अफेयर साथियों सर कब की तैयार करें, हम कब से लेकर कब तक की तैयार करें? अगर आपने करंट अफेयर कहीं से किसी भी चैनल से अगर पढ़ रखी हो तो उतनी आप तैयार कर लो, उसका रिवीजन कर लो, उसमें से ही आपकी करंट अफेयर फंस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर अभी तक करंट अफेयर तैयार ही नहीं करी है तो मैं कह सकता हूं जो भी मार्केट में आप जाओगे, जो भी ईयरली बुक हो, वर्ष में एक बुक आती है शायद, स्पीडी करके है, स्पीडी ही है, ठीक है, उस बुक को अगर आप ले लेते हो और उसमें से तैयार कर लेते हो तो ये समझ लीजिए अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन उसमें से आपके आ जाएंगे आराम से, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड चीजें होती है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता है। लेकिन आप अगर किसी चैनल से तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी तो उसको आपको रिवीजन करना है। कम से कम साथियों 7 महीने का या 8 महीने का करंट अफेयर आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्या राष्ट्र की भाववाचक साथियों संज्ञा आपसे पूछी जा रही है? तो अगर आपका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो साथियों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो कौन, क्या, किसने? इसमें सवाल एक तरीके से पूछा जा रहा है, तो ये कैसे सर्वनाम हो जाएंगे? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। मैं काम से जा रहा हूं, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में से का कारक क्या है आपसे साथियों पूछा जा रहा है। मैं काम से जा रहा हूं आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए, तो काम से जुदा नहीं हो रहा है बल्कि काम के पास जाया जा रहा है, यानी कि अलगाव की स्थिति यहां पर नहीं है, अब नहीं है, इसलिए साथियों से यहां पर जो आया है ना वो साथियों करण कारक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, या संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं? आपको ध्यान रखना है साथियों। देखिए, अगर बात करें संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही, एक वचन, ठीक है, और बहुवचन होता है और द्विवचन होता है करके। उसके बाद साथियों हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही साथियों, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर जो एक वाक्य लिखा हुआ है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो यही तो आपसे साथियों पूछा गया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जिसकी पूर्व से आशा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है क्या होता है? तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो साथियों उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या हो सकता है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो अंत्यवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अंत्यवासी कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ क्या हो सकता है, बताइए। तो इस मुहावरे का मतलब ये होता है, देखिए उड़ती चिड़िया के कोई पर गिन सकते हैं नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है, असंभव बात है, यानी कि ये असंभव कार्य है, इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो मुझे ये बताइए। तो साथियों शांत रस का स्थायी भाव क्रोध कैसे हो सकता है, शोक भी नहीं हो सकता है, जुगुप्सा भी नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है साथियों? निर्वेद हो सकता है, इसलिए यही आपका सही उत्तर है। और जो उनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था।
मृगनयनी ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक साथियों कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो मृंदालाल वर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, ये मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद देखिए हार की जीत ये एक कहानी है और इसके कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार का नाम आपको ध्यान रखना है सुदर्शन इसके कहानीकार है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो अगर बात करें साथियों इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, छोटा आ भी स्वर है, छोटा ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन अगर बात करें जा साथियों के व्यंजन है ये स्वर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। तालव व्यंजन इसमें से साथियों कौन कौन से हैं, तो अगर बात करें चा है, छा है, ठीक है, और जा है और झा है, ये कैसे साथियों व्यंजन है, ये तालव व्यंजन है, आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि दुस्साहस यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है और इसमें उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा साथियों, दुस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हलंत लगा होना चाहिए दुस के नीचे। तो यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 63 नंबर का उत्तर बताइए क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों मैं यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चंस लाया हूँ और मैं बिल्कुल साथियों लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ साथियों कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए और वो कंटेंट दिया जाए जो परीक्षा में आपको देखने को मिले। क्योंकि साथियों अगर बात करें साथियों, अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो बहुत समझदारी से आपको पढ़ाई करना होगी, बहुत सेलेक्टेड आपको पढ़ना होगा। वो समय नहीं है कि पूरी पूरी किताबें आप पढ़ें, आपको साथियों मल्टीपल रिवीजन यहाँ पर करना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट आपको करना पड़ेगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन है, जैसे हिंदी के मिक्स क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन है, यूपी जीके के मिक्स क्वेश्चन है, और बहुत जल्द साथियों मैं पूरे पूरे मॉडल पेपर भी आपके लिए लाने वाला हूं। अगर आप ऐसा कहोगे तो ला दूंगा बहुत आराम से। अभी मेरा एसएससी जीडी के मॉडल पेपर चल रहा है जिसके उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं ना, तो पूरे 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, बहुत अच्छा लेवल होता है उसका। अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर भी आप जाकर क्लास देख सकते हो। और बहुत ही जल्द साथियों मॉडल पेपर पर वर्क चल रहा है और बहुत जल्द मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक बहुत बढ़िया और बहुत शानदार मॉडल पेपर के साथ। चलिए, तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो मॉडल पेपर आपसे मिस ना हो सके। तो बात करें अगर सजावट शब्द की अगर बात करते हैं तो सजावट शब्द का प्रत्यय क्या है, तो आवट है, या आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निर्दय शब्द का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो निर्दय का विलोम आपको ध्यान रखना है सदय होता है साथियों, सदय, आंसर आपका सी के साथ। तो अब साथियों यहां पर आपके सामने लगभग लगभग अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान के शुरू प्रश्न हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और बहुत तेजी के साथ साथियों रैपिड फायर तरीके से हम लोग प्रश्नों को यहां पर देखेंगे और आपको देखते जाना है साथियों, आंसर लगाते जाने और प्रश्नों को मनो मस्तिष्क में स्टोर करते जाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है साथियों ए ओ ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को साथियों कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कौन सी रबी की फसल नहीं है, देखिए कम से कम 2 फसलें आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों पूछा जा रहा है यहां पर कि कौन सी रबी की फसल नहीं है, ठीक है, तो जो चावल है ना साथियों वो आपकी रबी की फसल नहीं है, वो आपकी खरीफ की फसल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चावल जो है ना वो खरीफ की फसल है और उसके अलावा गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सब के सब साथियों रबी की फसल है, इसलिए आंसर जिनका है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़े महासागर की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर साथियों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, कोलकाता, शंघाई, टोक्यो या कराची, तो अगर बात करें साथियों चीन का एक शहर है शंघाई इसका नाम है और यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगर कभी साथियों ऑप्शन में शंघाई ना दे रखा हो तो टोक्यो आपको आंसर लगाना है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य संसद के सदस्यों की अधिकतम संख्या साथियों कितनी होती है, आपसे पूछा जा रहा है, तो 550 होती है, आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक साथियों कौन थे, तो सिख धर्म की साथियों स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि अल्लाह रखा निम्नलिखित में से वाद्ययंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे, तो अल्लाह रखा खां सितार वादक थे, तबला वादक थे, शहनाई वादक थे या बांसुरी वादक थे, तो मैं कह सकता हूं साथियों गुदई महाराज की अगर बात करें, अल्लाह रखा खां की बात करें तो ये तबला वादक थे, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, लौह की उपस्थिति की वजह से, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से, कैल्शियम की उपस्थिति की वजह से या फास्फोरस की उपस्थिति की वजह से, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से, आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। विश्व शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें साथियों शिक्षक दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 जून की अगर बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अनचाही ईमेल
ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अगर बात करें अनचाही ईमेल किसे कहा जाता है, तो स्पैम को साथियों क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, अनचाही ईमेल जो आती है ना उसे स्पैम कह सकते हैं। आंसर आपका ए के साथ। मानव अधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? जो मानव के अधिकार हैं ये मानव के लिए साथियों क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए, मानव की आर्थिक उन्नति के लिए तो नहीं, मानव की चारित्रिक उन्नति के लिए तो नहीं, मानव की आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, यानी कि सबसे बेस्ट आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू किया गया? तो क्या वो डेट थी, क्या वो वर्ष था? 1 जुलाई 2017 को साथियों जीएसटी लागू किया गया। कैसा कर है साथियों? अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। चलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, एक ऐसी क्लास जिसमें यूपीजी के भी प्रश्न हो, हिंदी के भी प्रश्न हो, सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हो, और आप चाहते हैं कि उसमें करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस लाऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो पूरी साल के, तो ऐसी क्लास में साथियों आपके लिए बना सकता हूं। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ऐसी क्लास आपको डेली चाहिए है, तो तुरंत आपके लिए साथियों ये समझ लीजिए सब कुछ छोड़ के आपके लिए क्लास बहुत आराम से बनेगी। जैसे कि अभी तो साथियों एसएससी जीडी वालों के लिए एक पूरा मॉडल पेपर चल रहा है, वो भी साथियों 2 दिन में एक हो पाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है ना वो 7वां है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना साथियों कहां पर की गई थी? ये आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो सिंगापुर आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक साथियों कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, यही भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है, बताइए। चलिए स्वेज नहर की बात करें, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? यानी कि एक ऐसा देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? रेशम का होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ साथियों जाना चाहिए? चीन के साथ आपका आंसर जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। दांतों के डॉक्टर्स किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। चलिए तो दांतों के डॉक्टर की अगर बात करें, देखिए डॉक्टर किसी का भी हो, गले का डॉक्टर हो, कान का डॉक्टर हो, आंख का डॉक्टर, कोई सा भी डॉक्टर हो, हमेशा डॉक्टर अगर बात करें किसी दर्पण का इस्तेमाल करेगा तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेगा। आंसर आपका बी के साथ। पौधे के किस भाग से कपास का रेशा होता है? और जो नाई होता है ना वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। चलिए पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो कपास के बीज से ही साथियों आपको ध्यान रखना है कपास का रेशा निकाला जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप साथियों कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड या ग्रीनलैंड? तो यहां पर अगर आंसर की बात करें तो ग्रीनलैंड आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला, यानी कि जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो कौन सा अंग उसका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो कह सकते हैं जो आंत होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। प्रिज्म द्वारा निम्न में से सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यह होना चाहिए यहाँ पर। तो सब प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा विचलन की अगर बात करें, किस रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ए के साथ। कौन सी जल संधि अलग है, बताइए। ये भी यहां पर साथियों अधूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो जिब्राल्टर जनसंधि होती है ना, ये आपको ध्यान रखना यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो हो सकता हो ये प्रश्न हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कोच्चि तो स्थित है, उसके अलावा साथियों नहन शेवा भी स्थित है, और उसके अलावा साथियों मार्मागोआ भी स्थित है, लेकिन पाराद्वीप नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए पेंटागन क्या है? तो पेंटागन जो है ना साथियों अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है, पेंटागन इसका नाम है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जिम कार्बेट नेशनल पार्क साथियों कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो तुलबुल परियोजना की अगर बात करें तो ये तो साथियों चंबल पर तो नहीं है, ये आपकी झेलम पर है, ठीक है। तुलबुल परियोजना साथियों झेलम नदी पर है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
2011 की अगर जनगणना की बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य साथियों कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं केरल की, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य था केरल था। आंसर आपका डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? ये एक उत्सव है एक तरीके से साथियों, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलहकुल उत्सव। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि भारी जल निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो बर्फ है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, आसुत जल है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों ड्यूटीरियम ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों D2O भारी जल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जेनेटिक कोड की खोज किसने की? अगर ये एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो नाम आपको ध्यान रखना है हरगोविंद खुराना का। यानी कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना जी ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है हरगोविंद खुराना जी ने। अब उसके बाद देखिए साथियों आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है? तो बताइए। चलिए साथियों अगर बात करें आप सभी के लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में साथियों कुछ चुनिंदा वीडियोस हैं, 2 से 3 वीडियोस वहां पर होंगी, और उन 2 वीडियोस में 2 से 3 वीडियोस में साथियों बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको करना क्या है साथियों, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, और वो जितनी उसमें वीडियोस आए उसको डबल स्पीड में एक बार देख लेंगे तो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। चलिए तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो शारदा नहर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये यूपी की सबसे लंबी नहर है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों हो सके तो इस वीडियो को कम से कम 2 मित्रों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, और साथियों वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और क्लासेस आपको देना है या नहीं देना है, सब कुछ बताएंगे पूरी जानकारी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में।